हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड विच इज सैट्स, और वी कैन से सैट्स थियरी। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट फॉर द चैप्टर 1 सैट थियरी। ओके, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सैट। सैट है क्या? तो ऐसा समझो कि 200-300 साल पहले जब जॉर्ज कैंटर ने अपनी डेफिनेशन नहीं दी थी, उसके पहले, मतलब सैट थियरी को एक्चुअल में डेवलप किया है जॉर्ज सेंटर ने, मैथमेटिशियन जॉर्ज सेंटर ने। ही हैज़ डेवलप दिस सैट थियरी फर्स्ट। बट उसके पहले जो सैट की डेफिनेशन थी वो सिंपल सी थी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि आप बस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करो और जो कलेक्ट किए हुए जो ऑब्जेक्ट है उसको सैट बोल दो। और ऐसा बोल सकते हैं कि सैट इज़ अ ग्रुप, सैट इज़ काइंड ऑफ ग्रुप, मतलब किसी चीज़ का ग्रुप हो उसको सैट बोल सकते हैं। जैसे हम ऐसा बोले कि 11th स्टैंडर्ड के बच्चों का ग्रुप, उसमें भी बॉयज़ का ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप, या फिर कोई स्कूल समझ लो XYZ स्कूल है, उसकी हॉकी टीम के स्टूडेंट का ग्रुप, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई चलो इंडिया के टॉप 5 क्रिकेटर का ग्रुप, ठीक है। तो ये सब जो ग्रुप की बातें थी उसको हमने सेट बोल दिया पहले, लेकिन उसमें कुछ कन्फ्लिक्शन थे। मतलब बहुत सारे लोग जब भी ग्रुप के बारे में पूछते थे ना, तब उसमें अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देते थे। समझ लो किसी ने बोल दिया कि चलो 11th स्टैंडर्ड के बच्चों का ग्रुप, उसका नाम दो, उसमें क्या क्या आएगा। तो फिर किसी भी बच्चों को बोलोगे पर्टिकुलर स्कूल में 11th स्टैंडर्ड के बच्चों का ग्रुप अगर किसी को पूछा गया तो वो उसको हमेशा ही सिमिलर आंसर देना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा कि चलो मुझे ऐसा एक काम करो, मुझे एक ऐसा ग्रुप दो जिसमें टॉप 5 क्रिकेटर हो वर्ल्ड के, तो फिर ये क्वेश्चन लेके मैं अलग अलग स्टूडेंट के पास या फिर अलग अलग पर्सन के पास जाऊंगा, देन पर्सन वाइज दिस आंसर कैन बी डिफरेंट। तो यही सोच के जॉर्ज कैंटर ने एग्जैक्ट डेफिनेशन दी कि सिर्फ ग्रुप नहीं, सिर्फ कलेक्शन नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज सेट। अगर सेट को डिफाइन करना है तो जो भी ग्रुप अगर हम बोले उसको वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब उसमें एग्जैक्ट पर्टिकुलर जो आंसर आ रहा है वो परफेक्टली सभी के लिए सिमिलर होना चाहिए। एवरी पर्सन विल गिव सिमिलर आंसर, तभी उसको सेट बोलेंगे। वही क्वेश्चन में जो भी ग्रुप बनेगा वही ग्रुप को हम सेट बोलेंगे। जैसे अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्वेश्चन लेके, ये ऐसा क्वेश्चन लेके मैं जाऊँ सबके पास, तो सबके पास अलग अलग कलेक्शन मिलेंगे मुझे, सबके पास अलग अलग ग्रुप के आंसर मिलेंगे। कोई एक बच्चा बोलेगा भाई ये इसमें GHRD है, इसमें आइंस्टाइन है, न्यूटन है। कोई बच्चा बोलेगा उसमें ऑयलर्स है। अलग अलग मैथमेटिशियन के नाम वो लोग दे सकते हैं, ठीक है। वो लोग अपना भी नाम दे सकते हैं, भाई मैं भी एक मैथमेटिशियन हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो खुद कुछ भी आंसर दे सकते हैं, वहाँ पे कोई फिक्स आंसर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, उसमें कोई वेल डिफाइंड डेटा बना नहीं। तो ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल मैंने ए दिखाया है वो एग्जैक्टली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं देगा, सो इसीलिए इसको सेट नहीं बोलेंगे। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास, अगेन ये क्वेश्चन लेके मैं सपोज वही स्कूल के सभी टीचर के पास जाऊँ, तो सभी टीचर को मैं बोल दूँ कि आपके क्लास के 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के नाम दो, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि सभी टीचर अलग अलग 5 स्टूडेंट के नाम दे सके, हो सकता है ना। तो ये जो है वो अलग अलग आंसर आ रहा है, इसीलिए सिमिलैरिटी अगर आंसर में नहीं है तो वो ग्रुप जो हम बना रहे हैं, वो कलेक्शन जो हम कर रहे हैं, उसको सेट नहीं बोलेंगे। वंस अगेन, सेट क्या है? सेट इज अ ग्रुप। सेट मतलब एक ग्रुप में जब कुछ भी डाल दे तो उसको हम सेट बोल सकते हैं। और वो अगर वो जो ग्रुप में हम कुछ भी डाल रहे हैं वो अगर फिक्स नहीं डाल नहीं सकते तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। वो फिक्स डालने के लिए वो जो डेटा होगा वो हमेशा ही वेल डिफाइन होगा। जैसे अगर मैं ऐसा पूछ लूँ कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट फेमस सिंगर इन इंडिया, तो भी अलग अलग सब स्टूडेंट अलग अलग पर्सन अलग अलग आंसर देंगे। कोई बोलेगा लता मंगेशकर, सोनू निगम, अलग अलग, मतलब 5 अलग अलग सिंगर देगा। कोई अलग पर्सन होगा वो अलग 5 सिंगर के नाम दे सकता है। सो ये भी अगेन सेट है नहीं। तो एक्चुअल में सेट में क्या क्या आएगा, तो समझ लो ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए ना, वो सब कलेक्शन जो है वो फिक्स है। देखो अगर मैं पूछ लूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से कम हो और नेचुरल नंबर हो एंड ऑड नंबर हो, तो ऐसे कौन कौन से नंबर आएंगे भाई? एक तो 1,
नेचुरल नंबर है इसलिए 1 से स्टार्ट करना है, और ऑड नंबर लेना है इसलिए 1, 3, 5, 7। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो क्या क्या आंसर आएगा इसमें, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द डेटा लाइक 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो हुआ इसको हम बोलेंगे सेट। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स हो गया। ये क्वेश्चन लेके मैं अगर किसी के पास भी जाऊँ, ये वाला क्वेश्चन लेके मैं किसी के पास भी जाऊँ, मुझे ये फिक्स आंसर मिलेगा। वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन के पास में जाऊँ, उसको थोड़ी बहुत भी जानकारी है नंबर के बारे में, तो ये हमेशा ही ये वाला आंसर देगा। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी है सेट का, देखो कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की जितनी भी रिवर्स है उसका कलेक्शन करो। ये भी फिक्स है, ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि जो भी पर्सन के पास जाऊंगा मैं, उसी के पास अगर नॉलेज है तो वो हमेशा ही फिक्स जो भी आंसर देगा वो फिक्स वही देगा। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा भाई कि चलो कोई दूसरी रिवर ले लो, चलो समझ लो नाइल रिवर है, वो ये डेटा में कभी नाइल का नाम तो लेगा ही नहीं। जो दूसरे कंट्री की रिवर है उसका नाम तो लेगा ही नहीं। तो जो भी पर्सन नाम जो भी लेगा वहां पे, वो हमेशा ही क्या लेगा, फिक्स नाम लेगा, और वो सबके लिए सिमिलर होगा, इसीलिए इसको भी हम सेट बोल सकते हैं। फिर ये थर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, A, E, I, O, U। किसी के पास भी जाओ सभी के लिए यही आंसर फिक्स होगा, इसलिए इसको भी ये कलेक्शन को भी हम सेट बोल सकते हैं। फिर कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210 के प्राइम फैक्टर जो है वो, तो ये जो कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210 है, तो मैंने सबसे पहले फैक्टर ऑफ 210 फाइंड कर लिए। कौन कौन से आएंगे, तो 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 42, 70, 105, 210। अब उसमें जो प्राइम फैक्टर है वो लेने हैं मुझे। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से आएंगे भाई, तो प्राइम फैक्टर तो आएगा 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 है, हाँ है, 3 प्राइम नंबर है, हाँ है, 5 है, 7 है, फिर 10, 14, 15, 21 ये एक भी प्राइम नंबर नहीं है। सो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा भाई, तो इसमें लिस्ट बनेगा 2, 3, 5, 7। तो ये क्वेश्चन लेके मैं अगेन दुनिया के कोई भी कोने में जाऊंगा तो मुझे यही आंसर देगा वो, अगर उसको थोड़ी बहुत नंबर के बारे में जानकारी है तो यही आंसर देगा कि भाई इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा ये 4 चीज़ का ही बनेगा। जो ये डब्बा है उसमें कलेक्ट करने हैं नंबर, ये पर्टिकुलर उसमें जो कलेक्शन करके डेटा रखना है, तो वो डब्बे में ये 4 नंबर ही डालेगा, वो कोई दूसरा तीसरा नंबर डालेगा नहीं, इसलिए इसको भी सेट बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स और माइनस 5x + 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 जो है उस इक्वेशन के सॉल्यूशन का कलेक्शन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, पहले देख लो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो फिर ये x - 3 x - 2 = 0, मेरे ख्याल से इसको ऐसे ही सोल्व कर पाएंगे। 3 × 6 -3 - 2 -5। ओके, तो x = क्या हो गया भाई, 3 and 2। तो इसमें भी क्या डेटा बनेगा भाई, तो इसमें डेटा बनेगा 3 and 2, इसमें आंसर क्या बनेगा 3 and 2। तो इसके डब्बे में भी 3 and 2 ही डालेंगे, तो ये भी एक फिक्स देगा आंसर, इसलिए इसको भी हम सेट बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो ये 5 पीछे के जो एग्जाम्पल दिए वो सब सेट के अंदर सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए उसको सेट बोल सकते हैं। ये सेट नहीं है, दीज आर नॉट सेट। वाई, बिकॉज ये फिक्स नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें जो भी आंसर आएंगे वो सभी के लिए कॉमन होगा नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हुआ सिर्फ सेट के बारे में कि एक्चुअल में सेट है क्या। तो फिर से वंस अगेन सेट क्या है, तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, बट वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए। सबके लिए जो सिमिलर आंसर बने, सिमिलर कलेक्शन बने, वही कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे, वसी ग्रुप को हम सेट बोलेंगे। जिस ग्रुप में फिक्स आंसर ना आए वो कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। दैट इज व्हाट वी नीड टू डिफाइन फॉर द सेट। ओके, सेट को कैसे डिफाइन किया जाए, मतलब कैसे डिनोट किया जाए। तो सेट को जैसे A, B, C ऐसे कोई भी सिंबल, कभी कोई भी कैपिटल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब सेट को किस तरह से लिख सकते हैं, अब तक हमने सिर्फ देखा कि डब्बे में ये सब नंबर डाल दो, वो सेट हो गया। इस डब्बे में ये नंबर डाल दो, ये डब्बे में कलेक्शन करके, तो ये भी सेट हो गया। इसमें ये सब नंबर डाल दो, ये सेट हो गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे रिवर के सभी नाम लिख लो, उसमें एक डब्बा के अंदर वो डाल दो, तो वो भी एक सेट हो गया। बट लिखना कैसे है सेट को, तो उसके लिए एक्चुअल में 2 मेथड है। देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट एनी सेट। द फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर और लिस्टिंग फॉर्म। वैसे नाम थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग है, बट उसमें याद रख लो कि एक लिस्टिंग फॉर्म है जो हमको पता है। टेबुलर मतलब टेबल के फॉर्म में लिखना है, टेबल के अंदर लिखना है, ये जैसे एक टेबल जैसा है ऐसा, उसके अंदर लिख लिया।
या रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखना है, तो उसके लिए पहला पॉइंट देखो, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड, सभी को लिस्ट बना के रखना है। जैसे यहाँ पे 2 3 5 7 है तो उसको एक लिस्ट बना के रख दिया कि चलो ये 2 3 5 7, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 5 7। पहले मुझे लिस्ट बना के रखना है, बाद में मैं लिखता हूँ 2 3 5 7, ठीक है, ये लिस्ट हो गया। फिर द ऑल एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमा, सभी एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करो, चलो हो गया सेपरेट। एंड द एलिमेंट आर एनक्लोज बाय ब्रेस, ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर एनक्लोज कर दो, तो ये हो गया सेट। ये पहली मेथड कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट लिस्टिंग मेथड, या फिर टेबुलर या फिर रोस्टर, ठीक है। और मैंने क्या बताया यहाँ पे कि इसको हम कैपिटल A B C D कुछ भी नाम दे के डिनोट कर सकते हैं। तो कैपिटल A इक्वल टू 2 3 5 7, तो ये हो गया लिस्टिंग मेथड से डिफाइन हुआ एक सेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, तो वो एग्जाम्पल को एक बार समझ लो। क्या है, पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी होगी, उसको कैसे डिफाइन किया होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। जैसे सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, मतलब 7 से कम हो एंड इवन नंबर हो एंड पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव नंबर तो 1 2 3 4 5 6 जो 7 से कम है, बट इवन वाले लेने हैं तो सिर्फ 2 4 एंड 6। तो देख सकते हो आप ब्रैकेट के अंदर 2 4 6 बीच में कॉमा करके लिखा है। सो ये एक सेट हो गया। सेकंड ये एग्जांपल देख लो, 42 से डिवाइड हो सके ऐसे नेचुरल नंबर। तो 42 से डिवाइड हो सके ऐसे नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 6 7 14 21 42, वो खुद भी डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये एक्चुअल में एक कलेक्शन ऑफ डेटा बन गया, ठीक है ना। तो ये एक मेथड है लिखने की, जो है लिस्टिंग मेथड। कोई भी कलेक्शन करके उसको ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर को लिख के उसके बीच में कॉमा कर लो, वो हो गया सेट, है ना, उसको बोलते हैं सेट, इसी को सेट बोलते हैं। इसको नाम देना है तो बी दे सकते हो, सी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। और एक यहाँ पे नोट्स में एक आगे ये लिखा है कि 1 3, ये जो नंबर है ना उसको कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, वी डोंट नीड टू राइट इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, है ना। जैसे ये 1 2 3 6 7 है, तो हमने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रखी है कि पहले छोटा बड़ा 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 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इन सेट थियरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप पहले 1 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 7 6 बाद में भी लिख सकते हो, 21 आगे लिख लो, 42 बीच में लिख लो, कहीं पे भी कोई भी नंबर आप ऐसे ऑर्डर की जरूरत है नहीं वहाँ पे, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ऑर्डर, ठीक है। सो द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन अ ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यू कैन राइट एनी थिंग्स इन एनी प्लेस, ओके। और दूसरे एग्जाम्पल देखो, द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे मैंने यहाँ पे कलेक्शन करके सिर्फ रख लिया था कि AEIOU कहाँ पे था, हाँ ये रहा, ये जो थर्ड वाला था C, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो मैंने बताया था ये AEIOU जो हमने एक डब्बे में पुर दिया था, डब्बे में रख दिया था। अब वो डब्बे को सेट के फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट के बीच में लिख लो AEIOU। फिर द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट बाय, तो सभी नेचुरल नंबर को देखना, ऑड नेचुरल नंबर तो 1 3 5 7 9 ये सभी नंबर आएंगे, बट हम ऐसा लिस्ट बनाएंगे तो ये लिस्ट तो चलता ही जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ऐसा तो लिस्ट चलता ही जाता है ना भाई। 1001 1000 1 करोड़ 1, है ना, 2029 142 43, मतलब कोई भी नंबर जो ऑड नंबर हो सभी ये लिस्ट में आएगा। तो इतने बड़े नंबर को ऐसे इतना बड़ा लिस्ट तो नहीं बना सकते, दैट इज वाई वी जस्ट नीड टू राइट डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये हो गया कि 1 3 5 से लेके आगे आगे यही पैटर्न के हिसाब से चलता जाएगा। तो 3 डॉट, यहाँ पे 3 डॉट बनाने जरूरी है। 3 डॉट यहाँ पे जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, दैट दिस ऑड नंबर कंटिन्यूज इनडिफाइनेटली, मतलब वो कोई डिफाइनेट पॉइंट है ही नहीं वहाँ तक वो ये चल सके, या इनडिफाइनेटली इनफाइनाइट लेवल तक चलता जाएगा ऐसा, ठीक है, सभी ऑड नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं, द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग बाय द वर्ड स्कूल, ये स्कूल जो है इसके वर्ड को जो लेटर से फॉर्म किया गया उसका एक सेट बनाओ। तो स्कूल के वर्ड को कौन कौन से लेटर से फॉर्मिंग किया गया भाई, तो एक तो है एस, ठीक है, तो मैंने एस लिख दिया। फिर सी चलो सी, फिर यहाँ पे सी लिखा। फिर एच तो एच लिख दिया, ओ से तो ओ भी लिख दिया। ओ 2 बार है तो मुझे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एल तो एल लिख दिया। तो कोई भी लेटर है या फिर कोई भी नंबर हो, कोई भी एलिमेंट हो सेट के अंदर, वी डोंट नीड टू राइट ट्वाइस। तो यही एक्चुअल में ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने दिखाया है कि ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, सभी एलिमेंट इसमें जो लेंगे हम वो सभी डिस्टिंक्ट लेंगे। वी डोंट नीड टू रिपीट
है ना, नॉट जनरली रिपीटेड, एलिमेंट्स नॉट जनरली रिपीटेड, कोई भी नंबर को रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये जो था वो क्या था, लिस्टिंग फॉर्म। लिस्टिंग फॉर्म के साथ मैंने लिस्ट के साथ में मैंने जो जो नोट्स थे वो भी दिखा दी कि अगर ये 3 डॉट दिखाया है तो उसका मतलब होगा वो इनडिफाइनेटली चलता जाएगा। फिर ये साथ में ये भी दिखा दिया कि अगर कोई भी नंबर है तो उसको हम कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, एंड कोई भी लेटर या कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट को हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीज़ साथ में ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ऐसे लिए ताकि ये छोटे छोटे 3 नोट्स भी इसमें कवर हो जाए। ओके, दैट इज व्हाट द लिस्टिंग फॉर्म। अब सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। 2 मेथड थी, देखो, पहली मेथड थी रोस्टर और सेट टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म, और दूसरी मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी को यूज करके लिखने वाली मेथड है ये। ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट पजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। अब कोई भी सेट लिखो वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। जैसे यहाँ पे पहले एग्जांपल देखो, बाद में रूल्स भी देखते जाएंगे। जैसे अगर समझ लो ए इक्वल टू AEIOU, तो इसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, तो ये सभी जो लेटर है वो सभी वोवल है, तो मैंने क्या बोल दिया, वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको लिखा कैसे जाता है खास देखना, ये जो यहाँ पे लिखा है मैंने वही, पहले ब्रैकेट फिर X सच दैट X इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये जो लिख दिया मैंने वो क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर से लिखा हुआ। यहाँ पे हम जो लिखते हैं वो क्या होती है, एक्चुअल में प्रॉपर्टी लिखते हैं। दैट इज व्हाट द कॉमन प्रॉपर्टी वी आर राइटिंग ओवर हियर, है ना। हम हमेशा कॉमन प्रॉपर्टी से नंबर को डिफाइन करते हैं। वी आर नॉट लिस्टिंग दिस नंबर और ये एलिमेंट, कोई भी जो एलिमेंट है उसको लिस्ट नहीं बना के लिखते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के फॉर्म से लिखते हैं, उसको प्रॉपर्टी के फॉर्म से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और वापस वंस अगेन इसको क्या रीड करते हैं, ये जो एक्चुअल में यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एज सच दैट एक्स इज अ नंबर वट एवर। ठीक है, यहाँ पे आइदर वी कैन यूज दिस डॉट और स्लैश, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। या तो डॉट यूज करो यहाँ पे, या तो फिर स्लैश यूज करो, फिर ठीक है। और उसके बाद जो भी लिखना है वो पी ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, तो पी ऑफ एक्स मतलब हुआ उसके आगे की जो प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी है वो, सॉरी, है ना, उसकी जो आगे की प्रॉपर्टी जो है वो लिख देनी है। फिर वो प्रॉपर्टी में कुछ भी लिखा हो, एक्स इज द वोवेल नंबर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कुछ भी प्रॉपर्टी होगी वो लिखनी है हमको। ठीक है, और वंस अगेन क्या है इसका नाम, इसको कैसे रीड किया जाता है, ये जो स्लैश है या फिर जो ये डॉट है, सेमीकोलन, ये दोनों को कैसे रीड किया जाता है, सच दैट। मतलब मैं इसको अगर रीड करूँ तो कैसे रीड होता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज समथिंग वॉट एवर। ठीक है, सो कैसे रीड किया जाता है वो खास ध्यान रखना है आपको। ओके, तो देखो ये पहला एग्जांपल तो हमने देख लिया अभी। AEIOU को डिफाइन करने के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए डिफाइन करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। फिर दूसरा जो एग्जांपल है वो 4 5 6 7 8 9, ये लिस्टिंग फॉर्म में मैंने नंबर लिख दिए, तो इसको अलग तरीके से डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर है इसलिए नेचुरल नंबर, एंड वो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, 3 से बड़े होने चाहिए और 10 से छोटे होने चाहिए। देख सकते हो आप, ये सभी नंबर 3 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, 10 से छोटे, 9 तक है इसलिए 10 से छोटे। या फिर यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 9, इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। आपका जितना मैथमेटिक्स का पावर परफेक्ट रहेगा उतने हिसाब से आप लिख सकते हो। सी यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से लिख सकता है अभी, है ना। कोई फिक्स ज़रूरत है नहीं कि चलो ऐसा ही लिखना है, कोई बंदा अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, तो अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आंसर बन सकते हैं। सो व्हेन एवर वी आर चेकिंग पेपर वी ऑलवेज थिंक दैट स्टूडेंट ने सही लिखा है कि नहीं, बस हम वो चेक करते हैं। फिर डिफरेंट स्टूडेंट हैव डिफरेंट आंसर, तो ऐसा नहीं कि चलो एक स्टूडेंट का आंसर सही बनाया दूसरे स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग बना दिया, ऐसा हम कभी नहीं सोचते। ठीक है, तो बस ये हो गए सेट को डिफाइन करने की चीज़। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेट है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिए है। अभी तक के जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट इन मैथमेटिक्स, और उसको भी मैंने नंबर्स के फॉर्म, मतलब नंबर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है वो, मतलब आज तक जितने भी नंबर्स बने ना वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, वो सभी नंबर मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हमको पता है कि नेचुरल नंबर है एक, उसको n सिंबल दिया जाता है, और नेचुरल नंबर कौन कौन से आते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये सभी नेचुरल नंबर है।
फिर इसको मैंने यहाँ पे सेट थियरी के फॉर्म में लिख दिया, देखो सेट के फॉर्म में, लिस्टिंग फॉर्म में। फिर z प्लस, तो एक्चुअल में z क्या सिंबल है, z इज द सिंबल ऑफ इंटीजर, है ना। z मतलब सभी इंटीजर कवर हो गए इसमें। नेचुरल नंबर के बाद हमको पता होता है z, तो z जो है वो क्या है, ऑल द इंटीजर, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर मतलब क्या क्या हुआ, तो सभी पॉजिटिव इंटीजर भी आ गए और सभी नेगेटिव इंटीजर भी आ गए और जीरो भी आ गया, बराबर। अब पर्टिकुलरली अगर मुझे सिर्फ 1 से लेके आगे बढ़ने वाली नंबर, नेचुरल नंबर की बातें करनी है, तो मैं उसको सिर्फ z प्लस दे सकता हूँ, आई कैन से इट इज़ अ z प्लस, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ नेगेटिव वाले इंटीजर चाहिए तो मैं उसको z माइनस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसमें स्पेशली यहाँ पे ये 0 से लेके आगे बढ़ने वाले सभी नंबर के बारे में बात करना चाहूँ तो मैं उसको w सिंबल, वॉल नंबर, w इज कंसिडर्ड एज होल नंबर, तो ये भी एक नाम देख सकता हूँ अलग से मैं, स्पेशली नाम यहाँ पे यूज़ करके मैं आगे उसका नाम बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले नंबर है, तो इसको अलग अलग तरीके से उसने डिफाइन किया है उन लोग ने, ठीक है। फिर ये 5 तो पता चल गए कौन कौन से, एक तो नेचुरल नंबर, z प्लस इज पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस इज नेगेटिव इंटीजर, w इज होल नंबर, 0 से लेके आगे सभी इंटीजर आगे, z इज ऑल इंटीजर। फिर q डैश एंड r, तो q जो है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैन बी डिफाइन एज व्हाट, जो नंबर p बाई q के फॉर्म में आए वो सभी नंबर, x वेर x इक्वल टू p बाई q, ये हो गया उसका डेफिनेशन। ऐसे x ले लो, मतलब ऐसी x की वैल्यू लो सच दैट वो x p बाई q के फॉर्म में लिख सके, और वो भी p बाई q में भी एक कंडीशन है, p एंड q जो होगा वो हमेशा ही z में से ही लेना पड़ेगा, और जो q है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। वंस अगेन q मतलब क्या होगा, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर क्या होगा, x वेर x इज इक्वल टू p बाई q, मतलब ऐसे नंबर जो p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, और वहाँ पे p एंड q ऑलवेज बिलोंग्स टू z, मतलब कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, एंड एक्स्ट्रा q शुड नॉट बी 0, मतलब डिनोमीटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, वो तो हमको पता है। डिनोमीटर अगर 0 हो जाएगा तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा या फिर अनडिफाइन हो जाएगा। सो डिनोमीटर शुड नॉट बी 0, बाकी कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर मैं लिखूँ 2/3 तो चल जाएगा, 5/4 तो चल जाएगा, 7 तो भी चल जाएगा, क्योंकि 7 मतलब 7/1, तो भी ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, क्योंकि कभी कभी बंदे क्या सोचते हैं कि 7 तो ये कहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में है, ऐसा सोच लेते हैं कभी कभी स्टूडेंट, तो एक्चुअल में ये भी है p बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें p मतलब 7 है और q मतलब 1, और ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, p q बिलोंग्स टू z वाली, है ना। अगर -7 ले लिया तो फिर -p बाई क्यू, मतलब -7/1, तो ये भी p बाई क्यू वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर या कोई भी पॉजिटिव नंबर जिसमें हम ऐसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, वो सभी नंबर क्या हो गए, रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होगा नंबर, ये 2/3 मतलब 0.66666, मतलब रिपीटिंग डिजिट होंगे। देखो 5/4 मतलब होगा जैसे 1.25, फिर पीछे 000, ये भी रिपीटिंग डिजिट है। 7/1 मतलब 7.0000, ये भी रिपीटिंग डिजिट है, देखो, है ना। ये 5/4 है और ये 7/1 है, ठीक है। तो अगर पॉइंट के पीछे, दूसरी डेफिनेशन बोलूँ तो पॉइंट के पीछे वाले नंबर, अगर पॉइंट के पीछे वाले नंबर रिपीटिंग है तो उसको हम रैशनल बोल देते हैं, ठीक है। बट अगर पॉइंट के पीछे नंबर जो लिख रहे हैं हम लोग, वो अगर रिपीटिंग नहीं है, मतलब अगर ऐसा कोई नंबर हो, समझ लो जैसे 2.31456525724, मतलब पीछे पता ही नहीं है क्या सीक्वेंस जा रही है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं आ रही है, तो ये जो है वो इरेशनल नंबर है। दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर। और इसको कभी भी, ये वाले नंबर को हम कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दे आर नेवर, है ना। सो ये वाले जो नंबर है वो हमेशा ही क्या हो गए, इरेशनल नंबर, इसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या पता चला, रेशनल नंबर मतलब जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, एंड इरेशनल नंबर क्या हुआ, इरेशनल नंबर मतलब जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सके। दूसरी डेफिनेशन, यहाँ पे पॉइंट के पीछे नंबर जो है वो रिपीटिंग हो गए, 75757575 से चलता जाएगा तो भी चलेगा, ये एक रिपीटिंग नंबर है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। पर जो नंबर रिपीटिंग नहीं है
मतलब पीछे जो ये डिजिट जा रही है वो रिपीटिंग नहीं है, तो वो हमेशा ही इरेशनल नंबर कंसिडर होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर में आपके पास अगर पता हो तो सबसे फेमस नंबर है पाई, √2, √3, ये सभी जो नंबर है ना वो इरेशनल नंबर है। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा सर पाई तो इरेशनल नहीं होगा ना, क्योंकि पाई तो 22/7 होता है, तो ये तो p/q के फॉर्म में आ गया। तो मैं उसको बोल दूं कि भाई 10th तक आप लोग ने इतना पढ़ा था कि पाई मतलब 22/7 है, तो ये तो p/q के फॉर्म में दिख रहा है, बट एक्चुअल में 22/7 पाई की जो वैल्यू है ना वो एक्चुअल नहीं है, वो इक्विवेलेंट है, नज़दीक वाली वैल्यू। पाई की एक्चुअल वैल्यू तो पीछे जो डिजिट है ना वो, मतलब ये जो इक्वल टू हम 3.14 के पीछे जो डिजिट जा रहे हैं ना वो तो नॉन रिपीटिंग है भाई। 3.14 भी एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, 3.14 के पीछे जो डिजिट जा रहे हैं ना वो तो इनफाइनाइट नंबर तक हम नॉन रिपीटिंग नंबर बोल सकते हैं। पैटर्न कहीं पे डिफाइन हो ही नहीं रही है। आज तक साइंटिस्ट लोग ने मिलियंस ऑफ मिलियन नंबर पीछे के डिजिट के बना लिए, अब तक उन लोग को कोई पैटर्न रिपीटिंग होती हुई दिखाई नहीं दी पाई की। ठीक है, सो पाई इज कंसिडर्ड एज इरेशनल नंबर टिल नाउ, अभी तक तो इरेशनल नंबर के फॉर्म में ही वो गिना गया है। ठीक है, देन आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये सभी जो नंबर है, मतलब जो रैशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जिसमें मैंने बताया था वैसे सभी पॉइंट वाले नंबर और सभी इंटीजर भी आ गए, क्योंकि इसमें भी नॉन रिपीटिंग है, सॉरी रिपीटिंग नंबर है, तो ये सभी इंटीजर एंड नॉन इंटीजर जो भी है सभी नंबर रैशनल नंबर है। और जो इरेशनल नंबर है वो सब क्यू डैश, वो ये सवाल है, ये तीनों को, ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो एक्चुअल में मुझे मिल जाएगा रियल नंबर। ठीक है, इसको अगर मैं मिला दूं, किसको किसको, क्यू एंड क्यू डैश को मिला दूं तो मुझे मिल जाएगा रियल नंबर। मतलब सभी नंबर जितने भी रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है वो सभी नंबर एक्चुअल में रियल नंबर है। उसमें एक्चुअल में दो पार्ट पड़ते हैं, जैसे यहां पे देख सकते हो चार्ट, रियल नंबर के दो पार्ट है, एक रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब जो नंबर p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके वो, या फिर इसको दूसरी तरीके से सोचे तो 3.171717, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो तो 6.000। ये सभी नंबर इंटीजर हो या नॉन इंटीजर हो, मतलब वो एक बार रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके तो वो सभी नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर मतलब क्या हुआ, तो इरेशनल नंबर मतलब जो नंबर पॉइंट के पीछे नॉन रिपीटिंग है वो सभी इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने यहां पे दो एग्जांपल लिए, एक 3.171717 वाला, एक 6.0 वाला लिया, तो जो इंटीजर वाले पार्ट है, मतलब जो जो नंबर पीछे 00 पॉइंट के बाद 00 है, 6 है, 7 है, -2 है, ये सभी एक्चुअल में इंटीजर है। और जो पॉइंट वाले नंबर है 3.5 हो, 3.1717 रिपीटिंग नंबर है 3.5, ये जो पॉइंट वाले नंबर है दैट इज व्हाट कंसिडर्ड एज नॉन इंटीजर। ठीक है, तो नॉन इंटीजर मतलब पॉइंट वाले सभी नंबर, और इंटीजर मतलब पॉइंट इसमें नहीं आएगा, एक्चुअल में पॉइंट आएगा नहीं, 6 है या 1 है, 5 है, ये सभी नंबर जो है वो इंटीजर है। और इंटीजर में मैंने आपको बता दिया था 3-4 पार्ट बन सकते हैं अगर बनाने हैं तो, एक तो पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर, जिसमें सभी इंटीजर लेने हैं लेकिन 1 से लेके चालू तक, 1 से लेके सभी इनफाइनाइट तक, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे या फिर नेचुरल नंबर बोलेंगे। होल नंबर मतलब 0 से लेके चालू किए करते हैं हम लोग, एंड अगेन 1 2 3 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर वी नीड टू कंसिडर हियर। एंड नेगेटिव इंटीजर मतलब -3 -2 -1 तक, -1 से आगे पीछे जाने वाले सभी नेगेटिव इंटीजर। तो ये हो गए सभी तरह के इंटीजर। ये सभी इंटीजर को अगर मैं मिला दूं तो हो गया फाइनल इंटीजर। एक बार फिर से देख लो, ये सभी को मिला दूं तो मुझे मिल जाएगा फाइनल इंटीजर, जिसमें एवरी काइंड ऑफ इंटीजर इंक्लूड। ठीक है, और ये सभी इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स ये उसको मिला दूं तो हो जाएगा मेरा रेशनल नंबर। और सभी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ये सबको मिला दूं तो मेरे पास आ जाएगा रियल नंबर। और रियल नंबर के बाहर ऐसे कोई नंबर है ही नहीं जो एक्चुअल वर्ल्ड में पॉसिबल हो। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी चीज आती है, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन अ रियल वर्ल्ड। ओके, सो फाइनली यहां तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, चलो, ताकि आपको एग्जैक्ट थियरी पता चले। फिर एग्जांपल तो है, वैसे तो इतने इजी ही है, आप ट्राई कर सकते हो खुद से भी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों।